भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं जिंदगी की राहों में, रंजो गम को झेले हैं जिंदगी की राहों में, रंजो गम को झेले हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी भीड़ से अलग हटके कुछ मैं आपके लिए नया लेकर आया हूँ, और वो है वृत्त यानी कि सर्कल। आज मैं आपको सर्कल के बारे में उन सभी जानकारियों को बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो वैसे विद्यार्थी जो बिल्कुल वृत्त के बारे में नहीं जानते हैं या जानते भी हैं, तो उन सभी कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि जो विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या किसी भी एग्ज़ाम को फेस करते हैं, देना चाहते हैं, तो इन चैप्टर से सवाल दो तरह से आते हैं। एक ज्योमेट्रिकल जिसको ज्यामिति बोलते हैं, और दूसरा क्षेत्रमिति जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं। इन दो चैप्टरों से आपको दो तरह के सवाल निश्चित ही आते हैं। तो आइए जानते हैं वृत्त के बारे में सभी जानकारियाँ। सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानते हैं। वृत्त क्या है? वृत्त का डेफिनेशन है किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक समतल मतलब प्लेन क्या है, स्थान है, और इसके एक निश्चित बिंदु है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर देखिए डॉट 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 करके ये सब क्या है, एक बिंदुएं हैं, और सारे बिंदुएं जो है ये केंद्र बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। तो ऐसे जो आकृति बना है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। इसका और थोड़ा अच्छे से समझना है तो आप इस वृत्त को देख सकते हैं। ये है वृत्त, ये कंप्लीटली क्या है, वृत्त है, जो इसको कंप्लीट मिला दिया गया है। तो इसके बाद हम लोग जो पॉइंट है अंदर का बिंदु, इसको बोलते हैं केंद्र, सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर का डेफिनेशन है वृत्त में निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये वृत्त है, वृत्त के अंदर जो निश्चित बिंदु है उसको ओ से लिखते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। उसके बाद है त्रिज्या, रेडियस। इसका डेफिनेशन है वृत्त के केंद्र से निश्चित बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से निश्चित बिंदु यहाँ ए है, ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, और अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। इसीलिए इसे आर से सूचित करते हैं, बड़ा आर या छोटा आर। इसी को हम लोग अर्धव्यास भी बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा देंगे तो व्यास हो जाएगा, और ये सेंटर पॉइंट है तो ये है आधा है यहाँ से, इसीलिए अर्धव्यास भी बोलते हैं। आगे है परिधि। परिधि के बारे में हम लोग जानते हैं। परिधि का डेफिनेशन है वृत्त के किसी निश्चित बिंदु से वृत्त पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को परिधि या परिमाप कहते हैं। आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है, और ये केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे हमने एक निश्चित बिंदु सी लिया है। सी से देख सकते हैं आप, ये हमने एक चक्कर लगाने की कोशिश की, और ये चक्कर सी पर ही पूरा होता है। तो ये यहाँ से जो एक चक्कर हम जो पूरा किए हैं, लगाए हैं इसके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो आप यहाँ पे परिधि को अंग्रेजी में सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसीलिए सी से लिखते हैं। तो इसे सी से सूचित करते हैं परिधि को, और एक चक्कर में जो दूरी करता है उसको 2πr बोलते हैं, जो मेंसुरेशन में इसको यूज़ किया जाता है।
आगे हम लोग व्यास के बारे में पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को डी से लिखते हैं। ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता हो और उसका दोनों अंत बिंदु वृत्त पर हो, उसे व्यास कहते हैं। आप देख सकते हैं ये वृत्त का केंद्र है, इसका दोनों बिंदु जो है अंतिम वो वृत्त पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास बोलेंगे। वृत्त के व्यास को छोटा डी या बड़ा डी से इंडिकेट करते हैं और डी का जो मान होता है 2r के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डी होता है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। उसके बाद अर्धव्यास। अर्धव्यास जो होता है, व्यास का क्या होता है, आधा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या, जिसको r से लिखे हैं। आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब व्यास को 2r बोलते हैं तो 2 लिख दिए, ये 2 क्या हो जाए, कट जाएगा तो r है, त्रिज्या हो गया। और आगे है वृत्त का चाप, आर्क ऑफ सर्कल। ये है वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग वृत्त का चाप कहलाता है। इसे चाप ए बी या चाप बी ए पढ़ते हैं और संकेत में चाप ए बी या चाप बी ए लिखते हैं। आप इस फिगर में ध्यान से देख सकते हैं। इस फिगर में वृत्त पर स्थित क्या है, दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ से जो हम यहाँ तक दूरी तय किए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच जो है, इसी को हम लोग चाप बोलते हैं और ये चाप ए बी कहलाता है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो आया है, बी से ए तक जो आया है, उसको चाप बी ए बोलते हैं। तो ये चाप दो तरह के होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि वृत्त में छोटा सा दूरी है, इसीलिए इसको लघु चाप बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया है उसको दीर्घ चाप बोलते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा चाप। उसका विस्तार से यहाँ पे हमने बताया है कि ए से बी तक के लंबाई को चाप की लंबाई कहते हैं। ए से बी तक, जो ए से बी तक जो आया है लंबाई है, उसको चाप की लंबाई कहते हैं और इसे संकेत में एल चाप ए बी बोलते हैं और इसे लघु चाप कहते हैं। इसी प्रकार बी से ए तक के चाप को संकेत में एल चाप बी ए लिखते हैं और दीर्घ चाप इसे कहते हैं। तो यहाँ है बी से ए तक के लंबाई को दीर्घ चाप बोलेंगे, क्योंकि वृत्त में ज़्यादा जगह यही ले रहा है। आप देख सकते हैं चाप के 3 शर्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, चाप में आप लघु चाप और दीर्घ चाप अगर ना हो, मतलब जो चाप सेंटर से गुजरता हो, बराबर हो, यहाँ तो आधा आधा हो, तो क्या हो जाएंगे, दोनों चाप बराबर हो जाएंगे, तो लघु और दीर्घ की बात ही नहीं होगी, मतलब दोनों चाप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए ये कंडीशन है कि चाप मतलब एल चाप ए बी बराबर एल चाप बी ए, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। या तो चाप ए बी की लंबाई जो है चाप बी ए से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या तो चाप ए बी की लंबाई छोटा हो जाएगा चाप बी ए से। आप देख सकते हैं इस फिगर में तो चाप बी ए की जो लंबाई है चाप ए बी की लंबाई से क्या है, बड़ा है। तो इसी तरह दूसरे वृत्त में अगर देखते हैं तो इस तरह के कंडीशन मिल सकते हैं। तो चाप की लंबाई में 3 कंडीशन हो सकते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं वृत्त का जीवा या चाप कर्ण। वृत्त का जीवा या चाप कर्ण। वृत्त पर के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं। आप देख सकते हैं वृत्त का जीवा
एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ये दोनों बिंदुओं को मिलाया गया है, इसीलिए इसका नाम जीवा हो गया। इस फिगर में आप देख सकते हैं ए को बी से मिलाया गया है, तो ये हो गया जीवा। अब वृत्त के किसी दो बिंदु को अगर मिलाते हैं तो वो जीवा कहलाता है, चाहे सेंटर से जाता हो या सेंटर के बगल से जाता हो, इस तरफ या उस तरफ से जाता हो, बड़ा हो या छोटा हो चाप की लंबाई, सॉरी जीवा, वो जीवा ही कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं। तो ये रेखाखंड ए बी जो है वृत्त के दो बिंदु को मिला रहा है, बिंदु ए और बिंदु बी को मिला रहा है। इस फिगर में भी ए और बी को मिला रहा है। अब नोट में यहाँ पे लिखा है जो रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसे सबसे बड़ा जीवा, और जो रेखाखंड वृत्त के केंद्र के आसपास से होकर जाता है उसे छोटा जीवा कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये वृत्त के केंद्र से गया है, इसीलिए सबसे बड़ा जीवा हुआ, जो व्यास भी होता है वृत्त का, और ये केंद्र है और इसके पास से गया है रेखाखंड, तो ये हो गया वृत्त का छोटा जीवा हो गया। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं वृत्तखंड या औधा, सेगमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। इसका परिभाषा है वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से घिरा हो उसे वृत्तखंड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चाप है, यहाँ से यहाँ तक ये चाप है, ये चाप से घिरा हुआ है, और ये जीवा से घिरा हुआ है ए बी। तो चाप और जीवा के बीच का जो स्थान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड या औधा बोलते हैं। अब वृत्तखंड दो तरह के होते हैं। वृत्तखंड का मतलब क्या होता है, वृत्त को दो भागों में बांट देना। तो ये ए बी के नीचे वाले हैं और ए बी के ऊपर वाले हैं, दो भागों में वृत्त को बांट दिया गया है, इसीलिए वृत्त का दो नाम दिया गया है। जो छोटा वाला भाग है यहाँ से ए बी के नीचे वाले भाग उसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं, और ए बी के ऊपर वाला आप देख सकते हैं बड़ा दिख रहा है, इसीलिए इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको लघु वृत्तखंड को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ये फिगर है। अगला है वृत्तखंड या औधा के कोण। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये है औधा का कोण। इसका परिभाषा है जिस कोण का शीर्ष बिंदु खंड के चाप पर हो तथा खंड की जीवा आधार हो उसे वृत्तखंड के कोण कहते हैं। जिस कोण का शीर्ष, आप देख सकते हैं इस कोण का शीर्ष यहाँ है, खंड के चाप पर हो, ये वृत्त को खंडित किया गया है और ये चाप पर है, यहाँ देख सकते हैं, तथा खंड की जीवा आधार हो, और ये जीवा जो है आधार है, नीचे है, तो उसे वृत्तखंड के कोण कहते हैं। तो ये वाला जो सी पर कोण बना उसको वृत्तखंड के कोण कहते हैं। अब चित्र से क्या हो जाएगा, वृत्तखंड के कोण बराबर ए सी बी। ये है त्रिज्याखंड, सेक्टर का परिभाषा है वृत्त में दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच के चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड एक बार फिर से समझिए, वृत्त में दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच के चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। वृत्त के दो त्रिज्या क्या है, ओ ए और ओ बी, और चाप ए बी से क्या है, घिरा है, तो ऐसे घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड दो तरह के होते हैं, एक लघु त्रिज्याखंड और एक दीर्घ त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वृत्त को सबसे छोटे हिस्से में ये घेरता है, इसीलिए इसको लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं। और इससे ए बी से बड़े त्रिज्याखंड भी घिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बड़ा वाला हिस्सा है, बड़ा त्रिज्याखंड हो गया।
और इसे त्रिज्या OA और OB से घिरा हुआ है, बड़ा स्थान है, इसलिए इसका नाम दीर्घ त्रिज्याखंड है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड को माइनर सेक्टर और दीर्घ को मेजर सेक्टर। आगे है सकेंद्रीय या एक केंद्रीय वृत्त, जिसको अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। इसका फिगर आप देख सकते हैं किस तरह से है। इसका परिभाषा है ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो। यहाँ से छूट गया है थोड़ा सा, एक होगा। ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो उसे एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि केंद्र तो O एक ही है, लेकिन त्रिज्या क्या है। पहला वृत्त के लिए त्रिज्या क्या है, O से A है, और दूसरा वृत्त के लिए O से क्या है, B है। मतलब सबसे बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है बड़ा R है, और छोटा वृत्त का त्रिज्या छोटा R है। यहाँ पे आप चित्र में दे सकते हैं। तो दो त्रिज्याएं हैं, तो ऐसे वृत्त को हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, क्योंकि इसका केंद्र एक ही है। आगे पढ़ते हैं त्रिभुज का परिवृत्त। त्रिभुज का परिवृत्त का परिभाषा है ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाती है उसे त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। ये एक वृत्त है, और इस वृत्त के जो अंदर त्रिभुज है उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त से होकर जाती हैं, इसीलिए ऐसे वृत्त को हम लोग परिवृत्त कहते हैं। इसके बाद है त्रिभुज का अंतःवृत्त, इन सर्कल। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाती है उसे त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक वृत्त है, और इसको अंतःवृत्त इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अंदर है त्रिभुज के, और ये अंदर के कारण इसका नाम अंतःवृत्त हो गया। और ये वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों शीर्ष को स्पर्श करता है, टच करता है, और इसको परिवृत्त या बाहर वृत्त भी बोल सकते हैं, बाहरी वृत्त, क्योंकि ये त्रिभुज के बाहर बना है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं, ये जो है मेंसुरेशन का पार्ट है जो क्लास 10th और 8 के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत मस्ट है। तो हम चाहेंगे कि जो विद्यार्थी नए हैं अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब चलते हैं हम लोग वृत्त की ओर। वृत्त में है मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। मतलब ये क्षेत्र को मापता है, ऐसा क्षेत्र को मापता है जो वृत्ताकार हो। तो सबसे पहले वृत्त में पढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है एरिया πr² होता है, और r को आप लोग जानते हैं व्यास का आधा होता है। तो व्यास को d से लिखते हैं, तो d/2 कर दिए, आधा होगा तो त्रिज्या, और इसका स्क्वायर है पहले से ही, स्क्वायर करेंगे तो पाई, और d का स्क्वायर d² और 2 का 4 हो जाएगा। तो त्रिज्या का क्षेत्रफल आप πr² या πd²/4 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यास को d से बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको व्यास बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी में 2 त्रिज्या होता है, इसीलिए दोनों को जोड़ देंगे तो 2r हो जाएगा, 2 गुने त्रिज्या बोलेंगे हिंदी में। और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, इसीलिए d/2 लिख दिए, व्यास/2, व्यास को 2r बोलते हैं, 2 काट देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे है अगला जो पॉइंट है वो अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्धवृत्त है, क्योंकि ये वृत्त का आधा हिस्सा लिया गया है, और a से b जो है व्यास है। तो क्षेत्रफल इसका होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा होता है। तो πr² का आधा 2 से भाग दे दिया, r के जगह पर व्यास का आधा लिखे तो ये इस तरह का फिगर हुआ, जो πd²/8 हो गया।
इसका परिधि होता है, सॉरी वृत्त का भी परिधि क्या है, सरकमफेरेंस बोलते हैं, पाई गुने 2r। ये जो सर्कल गोल गोल नाचते हैं हम लोग इसके तरफ, इसको पाई बोलते हैं, और ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसको 2r लिखते हैं, इसीलिए इसका फार्मूला c बराबर 2πr होता है। परिधि को c से लिखते हैं क्योंकि अंग्रेजी में सरकमफेरेंस बोलते हैं। उसी तरह यहाँ भी है परिधि जो अर्धवृत्त का है, यहाँ से यहाँ तक जो है परिधि वो 2πr का आधा होता है, 2πr/2 लिख दिया। और ये भी तो है, परिधि का मतलब साइड का जितना सब है ये ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हम लोग लेंगे वो 2r हो जाएगा, तो 2r लिख दिया प्लस में। अब ये दो दो काट दिया तो क्या बचा, πr + 2r, इसमें से r कॉमन ले ले, कॉमन लिए तो पाई + 2 हो गया। तो ये हो गया अर्धवृत्त का परिधि r × पाई + 2। अब पढ़ते हैं वृत्त का चतुर्थांश, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। वृत्त के चतुर्थांश में हम लोग को परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल होता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका चौथा भाग होता है, क्योंकि ये चतुर्थांश भाग है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसको 4 से भाग दे देंगे। अब आप त्रिज्या का मान जानते हैं, व्यास का आधा होता है तो आधा लिख दिया, तो ये हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, पहले से भी 4 4 16 हो जाएगा, πd² हो जाएगा। तो आप ये बोलिए अर्धवृत्त का वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल πr²/4 या πd²/16 बोल सकते हैं। मतलब इस फार्मूला को तब लागू कीजिए जब व्यास मालूम है, तो डायरेक्ट यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। परिधि होता है जो पूरा परिधि होता है उसका चौथा भाग होता है, तो पूरा जो वृत्त का परिधि होता है 2πr, चौथा भाग है इसीलिए 4 से भाग देंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 2r है इसलिए 2r लिखा, तो काट दिया तो ये हो गया πr/2 + 2r हुआ, दोनों में से r कॉमन लेंगे तो π/2 + 2 हो जाएगा। इसके बाद है त्रिज्या खंड। अभी इससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल पार्ट में हम लोग पढ़े थे त्रिज्या खंड। ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है ये सब त्रिज्या खंड होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है θ/360, क्योंकि यहाँ से इतना आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और 360 में से यहाँ तक का हिस्सा को हमने थीटा मान लिया है, तो थीटा को ऊपर लिखे और टोटल को नीचे लिखे हैं, और उसको वृत्त के क्षेत्रफल से गुना करा दिए हैं, तो ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो यहाँ से A से B तक और यहाँ से यहाँ तक घिरे हुए हैं। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, θ/360 × πr²। अब त्रिज्या खंड में चाप होता है जिसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते A से B तक है, इसको चाप की लंबाई को L से लिखते हैं। चाप की लंबाई जो है उसी तरह θ/360 से घिरा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो परिधि होता है वो उसको हम लोग इसके मल्टीप्लाई कराते हैं, तो θ/360 × 2πr हो गया। इसके बाद है वृत्तखंड, सेगमेंट। आप देख सकते हैं वृत्त को दो भागों में बांटा गया है, A से B के नीचे वाला लघु वृत्तखंड है, और A से B के ऊपर वाला जो है दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ वृत्तखंड है तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला अपनाते हैं। तो फार्मूला लघु वृत्तखंड के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्लीट क्षेत्रफल होता है उसमें से ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो घटा देते हैं, तो हमको ये लघु वृत्तखंड जो है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या खंड जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक होता है उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े θ/360 × πr², उसमें से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है, आपको पता है 1/2, आधार है OA, और ऊंचाई का काम OB sin थीटा करता है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति से है, थीटा का मान
ऊंचाई से मल्टीप्लाई हो गया है और त्रिज्या में, तो त्रिज्या वो भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया है। इसका मान देता है, आप लोग को समझ में आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिलहाल इतना याद रखिए, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओ ए का मान देखिए यहाँ आर है और ओ बी का मान भी आर ही है, तो यहाँ आर इंटू आर हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर, अब बटा में 2 होगा। तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, ये फाइनल आंसर हो गया जो लघु वृत्तखंड के लिए है। अब इसमें एक दीर्घ वृत्तखंड की चर्चा है। दीर्घ वृत्तखंड वो होते हैं जो यहाँ से यहाँ तक का ये लंबाई जो है चाप की, और ये अंदर वाला जो भाग है, ये कंप्लीट जो भाग लिया है त्रिभुज को छोड़कर, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ का जो क्षेत्रफल निकाले हैं वो क्षेत्रफल घटा देंगे किस में से, पूरे वृत्त में से, तो हम लोग को मिल जाएगा किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो हम लोग घटा देते हैं, तो इसके ए बी के ऊपर वाला जो क्षेत्र है दीर्घ वृत्तखंड, उसका निकल जाएगा। तो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये होता ही है। तो ये हम लोग का कंप्लीट फार्मूला मिल गया जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। एक फार्मूला आखिरी है जो इस तरह का है, जिसको वलय बोलते हैं या छल्ला, अंग्रेजी में रिंग बोलते हैं। ये ऐसा होता है जिसका केंद्र एक ही होता है लेकिन वृत्त 2 होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। और त्रिज्या भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। इसमें त्रिज्या है ओ ए और ओ बी। ओ बी को हम लोग बड़ा आर से लिखे हैं और ओ ए को छोटा आर से लिखे हैं, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्या हैं और बड़ा और छोटा बन रहा है, इसीलिए 2 त्रिज्याएँ बनाए हैं। ओ बी को हम लोग बड़ा वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं और ओ ए को छोटा वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं। और हम लोग को करना क्या है, इस जो कलई किया हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको वलय बोलते हैं। इसको हम लोग वलय बोलते हैं, वलय या छल्ला बोलते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो कलई किया हुआ है इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मैंने बड़ा आर में से छोटा आर को घटा दिया, और ये दोनों में अब पाई है तो पाई कॉमन ले लिए, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है, तो इसको लिखेंगे आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो फाइनल कंप्लीटली ये वृत्त से संबंधित सारे फार्मूले जो थे मेंसुरेशन में काम आएंगे। और ज्योमेट्रिकल पार्ट को भी हमने पहले बताया है, जो